क्या चाहिए, क्या चाहिए। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की सभा देश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों को समर्पित है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर लामबंद हैं। ये सभा देश के उन लाखों युवाओं को भी समर्पित है जो फिलहाल सरकारी नौकरियों के सपने देख रहे हैं। ये सभा उन अर्थशास्त्रियों के लिए भी है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताते हैं। ये सभा उन सरकारों और सरकार संचालकों के लिए भी है जो ओपीएस को सरकारी खजाने पर बोझ और देश के विकास में बाधक मानते हैं। ये सभा उन आम नागरिकों के लिए भी है जो इस विषय में जिज्ञासा तो रखते हैं मगर जान नहीं पा रहे कि सच क्या है। मित्रों, सच्चे विषय और विषय के सच से साक्षात्कार कराने का हमने आपसे वादा किया था, तो मैं साफ कर दूं, आज के विषय का सच ये है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस देश के विकास और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से हानिकारक नहीं है, लाभकारी है। ये सरकारी खजाने पर बोझ नहीं, राहतकारी है। इसके ठीक उलट नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। तो आप कहेंगे, वाह, ऐसा कैसे? तो इसका जवाब आपको इस सभा के दौरान अपने आप मिल जाएगा, बशर्ते ये एपिसोड पूरा देखिएगा। तो हम मूल मुद्दे पर लौटें, इसके पहले पेंशन व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास जान लेना जरूरी है। दरअसल भारत में पेंशन व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल देने के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ आर्थिक लाभ देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। इसी के मद्देनजर 1881 में रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बाद पेंशन लाभ की सिफारिश की। इसके कई साल बाद 1924 में ली कमीशन ने पेंशन लाभ के प्रावधानों को और लाभकारी बना दिया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के जरिए पेंशन लाभ के प्रावधान और मजबूत हो गए। 1947 में देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गया, लेकिन देसी सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए पेंशन की यह व्यवस्था जारी रखी। मित्रों, पेंशन की यह व्यवस्था कई पड़ावों से गुजरते हुए यहां तक पहुंची कि किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का आधा हिस्सा उसकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के अंतिम समय तक हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगा। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2004 तक जारी रही। यानी 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में नियुक्त हुए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस के पात्र हैं। तो अब आते हैं नई पेंशन व्यवस्था पर। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने 2004 में सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर एक नई पेंशन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। सरकार ने 23 अगस्त 2003 को एक अंतरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की और इसके ठीक 3 महीने बाद 22 दिसंबर 2003 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके जरिए पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो गई और 1 जनवरी 2004 से देश में नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस प्रभावी हो गई। उसी साल हुए आम चुनाव में एनडीए सत्ता से बाहर हो गया और केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए काबिज हो गया। इस सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 19 सितंबर 2013 को संसद में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पारित किया। यही संस्था आज तक एनपीएस का प्रबंधन करती है। प्रारंभ में एनपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 1 मई 2009 से इसे देश के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से खोल दिया गया, चाहे वे देश में रह रहे हों या देश के बाहर।
इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के अधीन ही रखा गया। हालांकि अब सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए सैनिकों को पेंशन व्यवस्था से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य, विधायक और सांसद आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं। न्यायालयों के वे न्यायाधीश भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं जो 12 साल की अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देने की घोषणा कर दी जिनके पदों के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हो गए थे। मित्रों, एनपीएस के संदर्भ में राज्यों को इस बात की छूट थी कि वे चाहें तो अपने यहां पुरानी पेंशन व्यवस्था बरकरार रख सकते हैं, मगर सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने धीरे धीरे ओपीएस से किनारा कर लिया। मित्रों, मार्च 2023 तक एनपीएस की सूची में केंद्र के 23.8 लाख कर्मचारी और राज्य सरकारों के 60.7 लाख कर्मचारी पंजीकृत हो चुके थे और यही कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस के खिलाफ लामबंद है। कर्मचारियों के आंदोलन को बड़ी सफलता तब मिली जब राजनीतिक दल चुनाव में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का वादा करने लगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वहां पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है। पंजाब और झारखंड में भी ओपीएस के बहाली की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस कारण अब बाकी राज्यों और केंद्र पर दबाव बढ़ गया है। मित्रों, एनपीएस पीड़ितों ने केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए ही 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले एक बड़ी रैली की। विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने इस रैली में हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी, यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो आगामी चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया जाएगा, यानी वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का वादा करेगी। सिर पे चुनाव और कर्मचारियों की तरफ से मिल रहे इस तनाव से जाहिर है केंद्र सरकार भारी दबाव में। हालांकि एनपीएस में सुधार की संभावना तलाशने के लिए सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति अप्रैल 2023 में ही गठित कर दी है, लेकिन कर्मचारी ओपीएस की बहाली से कम पर मानने के मूड में नहीं दिखते। तो मित्रों, अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। सवाल उठता है, नई पुरानी पेंशन व्यवस्था में इतना क्या कुछ अंतर है? आखिर कर्मचारियों को एनपीएस से इतनी दिक्कत क्यों है? तो जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत हर कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने जीवन के अंतिम समय तक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है, जबकि एनपीएस के तहत हर कर्मचारी हर महीने पेंशन फंड में अपने वेतन से अंशदान करता है। लगभग उतनी ही राशि नियोक्ता भी पेंशन फंड में अंशदान करते हैं। इस पूरी रकम को कहीं निवेश किया जाता है। इस तरह कर्मचारी के पेंशन खाते में बनने वाली राशि सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। अब कर्मचारियों को एनपीएस से इसलिए दिक्कत है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलने वाली धनराशि उनकी जरूरतों के आगे नाकाफी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहता हूं। दरअसल एनपीएस सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद ही नहीं, सेवा काल से ही कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करने वाली व्यवस्था है
और इससे अर्थव्यवस्था और देश के विकास को नुकसान होना तय है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मित्रों, दरअसल हमारा देश अमेरिका की तरह कोई टाइगर इकोनॉमी नहीं है, मांग आधारित अर्थव्यवस्था है। विदेशी निवेशक भी यहां इसीलिए आते हैं क्योंकि आबादी बड़ी है, बाजार बड़ा है, तो जाहिर है मांग भी बड़ी होगी। मगर जब जनता की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो मांग कहां से होगी? फिर निवेश कैसे आएगा? अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? कैसे मजबूत होगी? फिर देश के विकास का क्या होगा? अब जिन कर्मचारियों को यह बात पता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें न के बराबर पेंशन मिलने वाली है, तो जाहिर है वो अपने सेवा काल के दौरान अपने खर्च में कटौती करेंगे। इससे उनके और उनके परिवार के सामाजिक जीवन पर कितना असर पड़ेगा आप सोच सकते हैं। इसका असर बाजार पर भी पड़ेगा। मेरी बात को छोड़ दीजिए, आप खुद किसी एक ऐसे कर्मचारी के घर जाइए जो एनपीएस के अधीन हो, और उसके बाद उसी रैंक के एक ऐसे कर्मचारी के घर जाइए जो ओपीएस के अधीन हो। आपको एनपीएस के सोशियो इकोनॉमिक असर का अंदाजा लग जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 84.5 लाख कर्मचारी एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं। अब यदि एक कर्मचारी के परिवार में 5 सदस्यों को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 4.5 करोड़ बैठता है। यदि इतनी बड़ी आबादी अपने खर्च में कटौती करती है तो इतनी ही आबादी और प्रभावित होगी जो बाजार के दूसरी तरफ बैठी होगी। यानी एनपीएस के कारण सीधे तौर पर लगभग 10 करोड़ आबादी प्रभावित हो रही है। बात यही नहीं रुकती। यदि इतनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है तो इससे बाकी आबादी पर भी असर पड़ना तय है, क्योंकि बाजार और अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी एनपीएस से निकली मायूसी अर्थव्यवस्था की इस पूरी श्रृंखला को ढीली कर सकती है। अर्थव्यवस्था की चाल अभी ही ठीक नहीं है। अमीरी गरीबी की खाई विकराल हो चुकी है। बाजार में मांग न होने के बावजूद महंगाई चरम पर है। मित्रों, अब हम आरबीआई के एक हालिया अध्ययन का जिक्र करना चाहते हैं। आरबीआई ने अपने इस अध्ययन में कहा है कि एनपीएस से ओपीएस में जाने पर सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ 4.5 गुना बढ़ जाएगा और 2060 आते आते ये अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9% हो जाएगा। अब यहां आरबीआई से मेरा एक सवाल है, क्या उसने इस बात का भी कोई अध्ययन किया है कि एनपीएस का 2060 तक अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जीडीपी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? इसका सोशियो इकोनॉमिक असर क्या होगा? मेरी जानकारी में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है। यदि है और किसी को पता है तो मुझे बताए, हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। और नहीं तो आरबीआई को मेरी सलाह है कि वो इस मुद्दे पर अध्ययन कराए या सरकार ही कराए, ताकि दोनों व्यवस्थाओं का सच सामने आ सके। बगैर समग्र अध्ययन के मन मुताबिक किसी व्यवस्था को खारिज कर देना और किसी को स्थापित कर देना कहीं से उचित नहीं। मित्रों, जाहिर सी बात है, ओपीएस के तहत जो धनराशि कर्मचारियों को मिलेगी वो किसी से उस बैंक में नहीं ले जाएंगे, या तो उसे वे खर्च करेंगे या यहीं किसी बैंक में जमा करेंगे। यदि उसे वो खर्च करते हैं तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी, सरकार को टैक्स मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यदि वो उसे किसी बैंक में जमा करते हैं
तो भी उस राशि का इस्तेमाल बैंक ऋण बांटने में करेंगे। इससे कारोबार बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी, सरकार को टैक्स मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब आप ही बताइए, इसमें जीडीपी को कहां नुकसान हो रहा है? इसमें तो हर किसी को लाभ हो रहा है। हां, अंतर सिर्फ इतना है कि पैसा सरकारी खजाने से निकलकर बाजार में घूम रहा होगा। अब सरकार को यह क्यों मंजूर नहीं है, इस बारे में चर्चा हम अगली बैठक में करेंगे। फिलहाल तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो इस मुद्दे पर विचार करेगी और ओपीएस के पक्ष में फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 दिसंबर 1982 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पेंशन को कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार बताया था। कोर्ट ने कहा था, पेंशन कोई अनुग्रह भुगतान नहीं, अतीत में की गई सेवा का भुगतान है। तो मित्रों, आज की सभा में बस इतना ही, लेकिन इस विषय पर हमारी नजर बराबर बनी रहेगी। आपकी राय और आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करने, घंटी दबाने, उसे शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह हम आपसे नहीं करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।